माइलस्टोन टू सक्सेस, एक बेहतरीन किताब टीजीटी इंग्लिश के लिए। मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस किताब में मैंने 20 प्रैक्टिस सेट्स विद एक्सप्लेनेशन, यस, एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये दिया है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चंस हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, और जिनके ज़रिए मैंने कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने में रख दूँ। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, अमेज़ोन पर भी ये अवेलेबल है। आप इसे, मैं राय दूंगा, आप इसे पहले ख़रीदिए और उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस सेट वीडियोपीडिया के ज़रिए आपके सामने हर एक क्वेश्चन को पढ़ करके उसके आंसर को समझा करके, चाहे वो ग्रामर का क्वेश्चन हो, चाहे वो लिटरेचर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैब का क्वेश्चन हो, हर तरह के सवाल को आपके सामने रख करके, पढ़ा करके, समझा करके आपको इस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार करूँगा। इसका जो ख़ास है, हम बात करेंगे पहले प्रैक्टिस सेट 1 की, मॉक टेस्ट की बात करेंगे हम। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विच पोएम ऑफ मिल्टन are joyous and almost Elizabethan in characteristic and tone। यहाँ पर हम ये बताते चले कि मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलोंग करता है, और मिल्टन के ज़माने में 3 तरह के पोइट्स थे। प्यूरिटन पोइट्स, वे पोइट्स जो धर्म को तवज्जो ज़्यादा देते थे, जो रिलीजियस थे। एक तरह से अगर हम बात करें तो ये बाइबल के कानूनों को सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे। इनकी नज़र में कोई भी फुहड़ता, कोई भी दिखावा, कोई भी बदतमीजी, बेहयाई का की जगह इनकी पोइट्री के अंदर नहीं थी। दूसरे तरीके के जो पोइट्स मिल्टन के ज़माने में थे, वो मेटाफिजिकल पोइट्स थे। ये वे पोइट्स थे जो इस संसार से कुछ हट करके, कुछ नया करके, कुछ नया करना ये चाहते थे। ये कुछ ऐसा लिखना चाहते थे जिस चीज़ पर कभी ना किसी ने लिखा हो, ना किसी ने कोशिश की हो। इस तरह की चीज़ें, मतलब दे वांटेड टू राइट ऑन सम सब्जेक्ट्स ऑन विच nobody has ever written, और कुछ इस मकसद को वो पूरा करने के लिए उनके अंदर ख़ास बात थी कि कोई एक ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल वो करना चाहते थे जिससे कि कुछ नया वो कर सकें। और अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट का इस्तेमाल किया। ये वो मेटाफिजिकल कंसीट थी, एक प्रकार से कंसीट का मतलब होता है सनक। ये उनकी एक सनक थी, कुछ ऐसी सनक जिसके ज़रिए वो कुछ हट करके करना चाहते थे। ये वैसे कुछ खास नहीं थी, ये मेटाफर और सिमली का इस तरह से इस्तेमाल था कि वो देखने में बिल्कुल बेतुकी लगे। यानी अगर हम एक लड़की के खूबसूरत चेहरे की तुलना चाँद से करें तो समझ में आता है, खूबसूरत एक्सप्रेशन दिखती है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम एक लड़की की बड़ी बड़ी आँखों की तुलना एक भैंस की आँखों से कर दें तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अपनी बात को बयां करने के लिए ये मेटाफिजिकल पोएट्स इस तरह की दूर दराज से लाई हुई बेतुकी सिमलीज और मेटाफर का प्रयोग करके अपनी बात को कहने का वो प्रयास करते थे। तीसरे टाइप के पोएट्स मिल्टन के ज़माने में थे, वे पोएट्स जो चार्ल्स द फर्स्ट को यूलोगाइज करते थे, यूलोगाइज गुणगान करते थे। चार्ल्स द फर्स्ट जो कि एक बहुत ही निरंकुश राजा थे और बहुत ज़्यादा भोग और विलासिता में रहने वाले थे। औरत, शराब और शबाब में ज़्यादा वो लिप्त रहते थे और
कुछ ऐसे पोएट्स जो उनको उनकी उनकी साइकोफेंसी करते थे। साइकोफेंसी, फ्लैटरी, फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी करते थे, यानी चापलूसी करते थे। ये वो लोग थे जिन्हें हम कैवेलियर पोएट्स के नाम से जानते हैं। यानी ये ये इलाका, ये वक्त मिल्टन का, मिल्टन के ज़माने का जो वक्त था वो बहुत ही, मिल्टन की अगर हम बात करें तो मिल्टन एक प्यूरिटन पोएट थे और उनकी नज़र में सबलाइमिटी सबसे ऊपर थी। सबलाइमिटी, उच्च उच्च कोटि का लिटरेचर, उत्कृष्टता, बेहतरीन लिटरेचर सबलाइमिटी की क्लास में रखा जाता है। लेकिन मिल्टन की शुरुआती जो कविताएं थी वे एलिजाबेथन थी, यानी वे जॉयस थी, उनमें मौज मस्ती थी, उनके अंदर रोमांटिसिज्म था, जो चीज़ देखने को मिलती थी हमें एलिजाबेथन एज में, यानी इन द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं। द कैम्ब्रिज कॉलेज पीरियड, वे पोएम्स जो मिल्टन ने कैम्ब्रिज कॉलेज के दौरान लिखी। यहाँ पर ये बात याद करते चलें कि मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मिल्टन ऑक्सफोर्ड के थे या कैम्ब्रिज के थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। नेट 2014 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है। पॉइंट बी, इसका पॉइंट बी है द पोएम ऑफ पीरियड, poem of the period of political and religious controversies. ये वो कविताएं थी जिन कविताओं के जिन कवि जो कविताएं मिल्टन ने रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज पर लिखी थी और वो अक्सर कंट्रोवर्सी की क्लास में रखी जाती हैं। कंट्रोवर्सी, विरोध, विवाद, विवाद हो जाता था, विवाद से भरी हुई कविताएं थी। थर्ड पॉइंट है इसका हॉर्टन पोएम्स। ये वो पोएम्स थी जहाँ पर जब मिल्टन हॉर्टन इलाके में रहते थे और उस जमाने में इन्होंने पोएम लिखी थी। डी पॉइंट इसका पोएम्स ऑफ द पीरियड ऑफ ग्रेट एपिक्स। ये वो वक्त की कविताएं थी जिस वक्त मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिख रहे थे। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनकी जो इस बुक की जो जान है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ये किताब मैंने मेहनत की है इस पर, वो है इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट। मैंने इन चारों पॉइंट्स को इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप अगर देखें तो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सी सही है, यानी सी जो पॉइंट था हमारा, देखिए एलिजाबेथन और जॉयस इन टोन जो पोएम्स हैं मिल्टन की वो है हॉर्टन पोएम्स। अच्छा, क्या खास बात थी हॉर्टन पोएम्स में? कौन कौन सी पोएम हॉर्टन पोएम्स की क्लास में रखी जाती हैं? यहाँ पर मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सक्यूज मी, यस, ये यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये Milton's poetic career can be divided into 4 categories. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है how many categories are there Milton's poetic career? So Milton's poetic career can be categorized into 4 groups, and among the 4, first is the Cambridge College period. पहला पीरियड है हमारा कैम्ब्रिज कॉलेज पीरियड, और इन दिस पीरियड मिल्टन कंपोज पोएम्स इन लैटिन एंड इंग्लिश। यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है, इस पोएम के इस पीरियड के अंदर मिल्टन लैटिन और इंग्लिश भाषा की कविताएं लिखते हैं, और इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो कविता थी वो थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जीसस क्राइस्ट नेटिविटी। जीसस क्राइस्ट की नेटिविटी के ऊपर जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उनकी उस सुबह पर ये एक ओड लिखा गया था। 1629 में इसकी डेट भी आ जाती है, इम्पोर्टेंट है, ऑन शेक्सपियर। मोस्ट कंट्रोवर्शियल ये डेट है इसकी 1630 टू 1631।
1630 में ऑन शेक्सपियर एक सोनेट नाम से मिल्टन ने लिखा था, थर्ड पोएम थी हमारी, और 1632 में इसको पब्लिश किया गया था विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो एडिशन में। ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23, यहाँ पर एक थर्ड पोएम मिल्टन की देखने को मिलती है। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में आने पर। ये पोएम्स हमारी आर फेमस पोएम्स ऑफ दिस पीरियड, यानी ये पोएम्स कैम्ब्रिज कॉलेज पीरियड थी। ये वो पोएम्स थी जिनको मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान लिखी थी। इस क्रम में सेकंड क्वेश्चन हमारा हॉर्टन पीरियड आता है। हॉर्टन पीरियड वो पोएम्स जहाँ पर हॉर्टन में मिल्टन ने लिखी थी। The poems of this group are light, joyous, and almost Elizabethan in nature. इस पीरियड का दूसरा पीरियड हमारा हॉर्टन पोएम्स, हॉर्टन पीरियड कहलाता है। और इस पीरियड में जितनी भी कविताएं मिल्टन ने लिखी वे बहुत ही लाइट, हल्की फुल्की, जॉयस, खूब मौज मस्ती से भरी हुई, एंड ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन नेचर, लगभग एलिजाबेथन नेचर में एलिजाबेथन थी, यानी रोमांटिक थी। द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस ग्रुप आर, इस ग्रुप की जो खास खास पोएम्स थी वो लेलेग्रो और इल पेंसिरोसो। लेलेग्रो 1632 और इल पेंसिरोसो भी सेम ईयर में लिखी गई थी, 1632। और इन दोनों ही कविताओं को ट्विंस या कंपेनियन पोएम्स के नाम से जाना जाता है। लेलेग्रो और इल पेंसिरोसो के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम फिलहाल थोड़ा थोड़ा हम याद करते चलेंगे। लेलेग्रो और इल पेंसिरोसो के बारे में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें। अभी हम फिलहाल आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लेलेग्रो और इल पेंसिरोसो सिर्फ दो नाम याद रख लें कि दे आर ट्विन पोएम्स और कंपेनियन पोएम्स, एंड दे आर रिटन बाय जॉन मिल्टन। और डेट भी याद करना इनकी 1632। इसी पीरियड की जो नेक्स्ट पोएम है हमारी वो कॉमर्स है। कॉमर्स यू नो एज ये मास्क है। कॉमर्स और आर्केड दोनों मास्क हैं। 1634 में कॉमर्स लिखा, 1634 में आर्केड लिखा, यानी ये दोनों ही कविताएं मिल्टन की मास्क हैं। ध्यान करेंगे इसका। इसमें इस हॉर्टन पीरियड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है लिसिडास। ये एक पास्टोरल एलिजी थी और इसे 1637 में मिल्टन ने लिखा। मिल्टन के पॉलिटिकल करियर का थर्ड पीरियड कहलाता है पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, यानी वो पीरियड था जिसके अंदर मिल्टन ने कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक किताबें लिखी और उस पर वो काफ़ी विवाद में फंस गए, और यहाँ तक कि विवाद में फंस गए कि उनके घर तक को जला दिया गया। मिल्टन को मिल्टन एक प्यूरिटन कवि थे और वो ये चाहते थे कि धर्म के नियम कानून सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए, और वो एक बेबाक थे। मिल्टन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति थे और किसी से डरते नहीं थे। उनकी इसी वजह से उनके मन में जो भी बात आई, चाहे वो राजा के खिलाफ हो, चाहे वो खुद उनकी पार्टी के खिलाफ हो, उन्होंने जो सही लगा, जो भी ठीक लगा, उन्होंने बेबाक उसको वो कहते थे, और जिसकी वजह से उनके लोग विरोधी हो रहे थे। द पीरियड ऑफ प्रोज राइटिंग, इसी पीरियड को प्रोज राइटिंग भी कहा जाता है। पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज वाली जो कविताएं, जो राइटिंग लिखी थी, वो कुछ इसी पीरियड में उन्होंने प्रोज राइटिंग लिटरेचर लिखा, जिसकी वजह से इस पीरियड को प्रोज राइटिंग का लिटरेचर या पीरियड भी कहा जाता है। इन दिस पीरियड मिल्टन रोट ऑफ एजुकेशन, इस पीरियड में मिल्टन ने एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंग्लैंड पर लिखा, और उसको कहा गया पीरियड ऑफ, ये एक
ये एक क्लोज वर्क था ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंट है ऑफ एजुकेशन। ऑन डिवोर्स पर भी उन्होंने लिखा। डिवोर्स पर उन्होंने बहुत सारे ट्रैक लिखे थे। हम आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ इतना पढ़ें कि ऑफ एजुकेशन भी एक कोई वर्क है जो कि प्रोज राइटिंग है मिल्टन की। ऑन डिवोर्स, डिवोर्स के ऊपर भी मिल्टन ने लिखा, इसी इसी पीरियड में लिखा। एरियोपेजेटिका, एरियोपेजेटिका बेहतरीन प्रोज वर्क है मिल्टन का। आप इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं। जब हम इस बुक के प्रैक्टिस सेट 20 के क्वेश्चन नंबर 125 पर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग आपकी 99% आपकी टीजीटी की तैयारी हो चुकेगी। मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी से चुना है, चुन चुन कर रखा है और हर संभव ये प्रयास किया है, हर संभव ये कोशिश की है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये पैथेटिक का एक प्रोज वर्क है। और अब मैं इसकी वीडियो पीडीएफ पर भी आपके सामने आ रहा हूँ, यानी मैं इसको वीडियो में आपको समझाऊंगा, वीडियो बना करके पूरा तरीके से समझाऊंगा इसको मैं। जो जो चीज़ें मुझे मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ तक समझाना चाहिए, जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाली हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पर स्विच करूँगा अपना कैमरा और लगभग हर चीज़ मैं आपको दूंगा जो चीज़ नीड है टीजीटी 2023 के पेपर में। सॉरी, मैंने 23 कह दिया, हो सकता है 22 में भी हो जाए। सर आगे बढ़ जाते हैं। इस पीरियड का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन भी मिल्टन ने लिखी थी। हम अभी फिलहाल नटशेल में छोटी सी डिटेल ले रहे हैं मिल्टन के वर्क की। हम इसको कई बार ये सामने हमारे आया, कई बार हम इनको पढ़ लेंगे। और इसी पीरियड में मिल्टन ने लिखे थे सॉनेट्स। मिल्टन के पोएटिक करियर को, जो चौथा पोएटिक करियर है, उसका नाम है हमारा द पीरियड ऑफ ग्रेट एपिक्स। यानी ये वो पीरियड है जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड जैसे बहुत बड़े महाकाव्य लिखे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिल्टन रॉट 3 ग्रेट वर्क्स इंक्लूडिंग द पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एपिक था, ग्रेट वर्क्स इनमें लिखे थे, इस पीरियड में लिखे। और उन्हें पैराडाइज लॉस्ट ये कि एपिक था, द पैराडाइज रिगेन्ड ये भी अपने आप में एपिक था। और पर हम ये बात करते चले, एपिक एक ऐसी कविता होती है जिसके अंदर 12 किताबें होती हैं, 12 बुक्स होती हैं। एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम। अगर हम बात करें एक लाइन में तो एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम, एक लंबी वर्णन करने वाली, किसी कहानी को बयान करने वाली, और वो भी किसी हैरतअंगेज कारनामे से भरी हुई, या किसी बहुत बड़े योद्धा की कहानी, या किसी ऐसे हीरो की कहानी जिससे दुनिया का मुस्तकबिल बदल जाए, दुनिया का फ्यूचर बदल जाए, कुछ ऐसी कहानी। एलिवेटेड सब्जेक्ट पर, बहुत ही उच्च कोटि के सब्जेक्ट पर, बहुत ही उच्च कोटि की भाषा का इस्तेमाल करके जो लिखे जाने वाला लिटरेचर होता है, पोएट्री में खास तौर पे इसको हम एपिक कहते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट उनमें से एक है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लगभग हर चीज़ हम मिल्टन की, शेक्सपियर की, गाल्सवर्दी की, वर्ड्सवर्थ की, और जितने भी हमारा एच अब्राहम के से जितने भी हमारे लिटरेरी टर्म्स हो सकते, मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी टर्म मेरी इस बुक से बाहर नहीं आएगा। ये दावा भी समझ लीजिए या वादा समझ लीजिए। काफ़ी कुछ मैंने इसमें किया है, मुझे उम्मीद है कि ये बुक अपने आप में अलग है, आप इसे बेनिफिट लीजिए इसका। आगे हम बात करें तो मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन लिखा, और पैराडाइज रीगेन को मिल्टन ने 4 बुक्स में लिखा था, सिर्फ 4 बुक्स में। एंड इसी वक्त उन्होंने एक क्लासिकल ड्रामा लिखा, नाम था उसका सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस ये इजराइल का एक बहुत बड़ा रेसलर था, योद्धा था, फिलिस्तीन की एक लड़की से प्यार करता था। बाद में उसको
उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, बहुत ही ट्रेजिक लाइफ इसकी होती है। ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी थी। सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन की एक क्लासिकल ट्रेजेडी थी। क्लासिकल ट्रेजेडी या क्लासिकल प्ले वो प्ले होता है जो क्लासिकल राइटर्स के मॉडल पर लिखा जाए, यानी ये 5 एक्ट में लिखा गया एक ट्रेजेडी थी। इसे क्लोजेट ड्रामा की क्लास में रखा जाता है। क्लोजेट ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका मकसद राइटर का लिखने का स्टेज पर उसका मंचन नहीं होता है, बल्कि ये क्लोजेट में या अलमारी में रखा जाता है, रीडर्स केवल उसको पढ़ते हैं। यानी दिस टाइप ऑफ ड्रामा इंटेंडेड टू बी read only rather than to be staged, यानी केवल केवल पढ़ने के लिए ड्रामे थे, ना कि स्टेज पर इनका मंचन होने के लिए। क्योंकि ये वो जमाना था जिस जमाने में थिएटर्स क्लोज हो चुके थे। 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, फिर 1660 में थिएटर्स को रीओपन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इस दौरान जितने भी हमारे नाटक लिखे गए, वो सारे के सारे नाटक क्लोजेट ड्रामे की क्लास में रखे गए। सैमसन एगोनिस्टिस 5 एक्ट्स में लिखा हुआ ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा हुआ ड्रामा था। ब्लैंक वर्स ये एक ऐसी वर्स होती है जिसके अंदर राइटर याम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करता है। यानी ब्लैंक वर्स एक ऐसी वर्स लाइन होती है जिसके अंदर अनराइम्ड वर्स होती है। अनराइम्ड यानी उसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। अनराइम्ड वर्ड्स इन याम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड वर्ड्स यानी इसमें कोई राइम नहीं होती है। अनराइम्ड वर्ड्स इन याम्बिक पेंटामीटर। याम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो जाता है एक ऐसा मीटर जिसके अंदर 5 पद होते हैं। पेंटामीटर मतलब 5 पद वाली लाइन जिसके अंदर हर पद हर फुट होता है याम्बिक। याम्बिक का मतलब होता है पहला फुट नहीं खींचता है, दूसरा खींच जाता है। यानी पहला अनएक्सेंटेड होता है और दूसरा एक्सेंटेड होता है। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूं बिफोर, तो बिफोर में बिग फोर, बी एकदम पढ़ा गया, फोर खींचा, बिफोर बिफोर। तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, ये होता है हमारा पेंटामीटर, सॉरी याम्बिक पद। और याम्बिक ऐसे ऐसे 5 पद अगर लाइन के अंदर होंगे तो वो लाइन हो जाएगी हमारी याम्बिक पेंटामीटर की। और अगर उस लाइन की कोई राइमिंग स्कीम ना हो तो फिर वो पद लाइन हो जाएगी, वो मीटर हो जाएगा ब्लैंक वर्ड्स। Hope you understand the very first question from A Milestone to Success by Amirul Hasan Rizvi। अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये असल में हमारी पहली वीडियो है। हम सोच रहे थे कल हम पेंटैप का इस्तेमाल भी करेंगे। ये जस्ट केवल चेक करने के लिए एक वीडियो थी। आप इससे बेनिफिट लीजिए। ये बेहतरीन सीरीज बनने वाली है। पूरी सीरीज मैं पूरी करूँगा इंशाल्लाह। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।